नमस्कार। शाम के 6 बज चुके हैं और ढलती हुई शाम को उम्मीद के उजाले से रोशन करने वाली खबरों के साथ मैं गीतिका पंत लेकर हाजिर हूं जीएनटी स्पेशल। आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस वेला, आईएनएस करंज और अब वागीर, ये कुछ नाम अपने आप में भारत की नौसेना के दमखम की मुकम्मल कहानी बयां करते हैं। आज भारतीय नौसेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में गिनी जाती है, तो उसकी यही वजह है कि भारत अपनी जमीन पर ही मॉडर्न वॉरफेयर के निर्माण से अपनी ताकत को लगातार बढ़ाने में जुटा हुआ है। इसी क्रम में भारत की एक और ताकतवर सबमरीन नौसेना को सौंपी जा चुकी है। आईएनएस वागीर सबमरीन के रूप में हिंदुस्तान को समंदर का एक नया सिकंदर मिलने जा रहा है। स्कॉर्पियन सीरीज की ये पनडुब्बी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। ये सबमरीन दुश्मन के रडार में आए बिना समंदर में दुश्मनों की जल समाधि बनाने में सक्षम है। भारत की सशस्त्र सेनाओं के साहस और सक्षम को बढ़ाने की गौरव गाथा में आज एक और नया अध्याय जुड़ गया। समंदर का किलर, भारत की हमलावर पनडुब्बी, दुश्मनों का काल, आईएनएस वागीर। एक ऐसी सबमरीन जो दुश्मन की नजर में आए बिना उस पर सटीक और करारा प्रहार करने में सक्षम है। समंदर में हिंदुस्तान की ताकत बढ़ाने के लिए ये बाहुबली हमारी नौसेना को मिल गया है। समंदर की सरहदों को दुश्मनों से महफूज रखने के लिए भारत के प्रोजेक्ट 75 के तहत ये 5वीं पनडुब्बी नौसेना को दी गई है। कलवरी क्लास की ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। ये कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं और ये एक फ्रेंच डिजाइन है, स्कॉर्पियन क्लास उस डिजाइन की बनाई गई हैं और इससे हमारी जो पनडुब्बी शक्ति है उसको काफी बढ़त मिलेगी, क्योंकि हमारी जो पनडुब्बी है हमारे पास करीब 15 पनडुब्बी हैं अभी, इनमें से 10 जो हैं वो काफी पुरानी हैं। तो जितनी नई पनडुब्बी आएंगी उतनी हमारी शक्ति पानी के नीचे उतनी बढ़ेगी। तो इस तरह से ही काफी अहम चीज है। पनडुब्बी वैसे भी किसी भी नौसेना में एक अहम जहाज होता है, तो जितनी हमारी शक्ति, जितनी हमारे पास पनडुब्बी नई आएंगी और आधुनिक होंगी उतनी ही हमारी नौसैनिक शक्ति बढ़ती है। स्वदेश में बनी इस सबमरीन में वो तमाम खूबियां हैं जो इसे समंदर के युद्ध का ऑलराउंडर बना देती है। आईएनएस वागीर एक कलवरी क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। आईएनएस वागीर की लंबाई 221 फीट और चौड़ाई 40 फीट है। इसमें 4 ताकतवर डीजल इंजन लगे हैं। यह समुद्र के अंदर 37 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड से चलती है, तो वहीं समुद्र की सतह पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड से चल सकती है। बिना किसी दिक्कत के ये 350 फीट गहराई तक जा सकती है। ये समुद्र की सतह पर एक बार में 12,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है, तो वहीं वागीर समुद्र के अंदर एक बार में 1,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर सकती है। यह पनडुब्बी लगातार 50 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है। यह आधुनिक नेविगेशन और ट्रैकिंग सिस्टम से लैस है। 40 से ज्यादा सैन्य अधिकारी सवार हो सकते हैं। पनडुब्बी का जो मेन वेपन होता है वो हेवीवेट टॉर्पीडो होता है, जिससे एक हेवीवेट टॉर्पीडो में इतनी शक्ति होती है कि अगर वो एक जहाज को जाके लगे तो जहाज को बीच से तोड़ के सिंक कर सकता है एक टॉर्पीडो। और मिसाइल इसलिए होते हैं कि अगर उससे दूर रेंज पे, आपको टॉर्पीडो की रेंज लिमिटेड होती है, उससे दूर रेंज पे अगर आपको अटैक करना है किसी जहाज को तो आप मिसाइल फायर करते हैं। तो इन पनडुब्बियों में मिसाइल भी हैं और टॉर्पीडो भी हैं और स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज हैं और रेडार, सोनार सब 20वीं सेंचुरी
रीसेंट टेक्नोलॉजीज हैं, लेट 20th सेंचुरी की, अर्ली 21st सेंचुरी की, तो ये बहुत मॉडर्न सबमरीन हैं हमारी पुरानी सबमरीन के मुकाबले में। आईएनएस वागीर भारत में बनी सबसे शक्तिशाली पनडुब्बियों में से एक है। इस सबमरीन की यह खासियत है कि ये अपने मिशन को बेहद खामोशी से अंजाम देती है। यानी जब आईएनएस वागीर दुश्मन की थाह लेने सागर की गहराइयों में उतरेगी तो शत्रु और उसके रडार दोनों ही अपनी ओर आते इस खतरे को भांप नहीं पाएंगे। रडार की पकड़ में आए बिना दुश्मनों पर हमला कर उसकी जल समाधि बना देने की इस करामाती तकनीक को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहा जाता है और आईएनएस वागीर की यही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसे बेहद घातक बनाती है। सबमरीन की खासियत क्या होती है कि वो पानी के नीचे छुपी रहती है, मतलब दुश्मन को पता नहीं लगना चाहिए कि पनडुब्बी है किधर, दुश्मन आपकी पनडुब्बी है किधर। उसके लिए ऐसा होना चाहिए कि इतनी स्टेल्थ होनी चाहिए उसमें कि वो कहीं भी आगे पीछे पानी के नीचे हिले तो किसी को पता नहीं लगना चाहिए कहाँ है। अंडर वाटर डिटेक्शन जो होता है, मतलब पनडुब्बी को अगर हमको डिटेक्ट करना है तो साउंड वेव्स के थ्रू करते हैं। इसलिए सबसे जरूरी चीज होती है कि सबमरीन की साउंड सबसे कम होनी चाहिए, जिसको हम सेल्फ नॉइज बोलते हैं। अंदर मशीनरी चल रही होती है, जनरेटर चल रहे होते हैं, लोग बातचीत कर रहे होते हैं, मशीनरी की आवाज आती है, एसी चलता है, तो ये सब आवाजें जो हैं ये हल से ये हल में आती हैं, हल स्टील का होता है और इससे पानी में फिर रिफ्लेक्ट होती हैं और यही है जो दुश्मन पकड़ता है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगाई जाती है। करीब 2 साल तक समुद्री ट्रायल के बाद इस पनडुब्बी को नौसेना का योद्धा बनने का गौरव हासिल हुआ। इन 2 साल में आईएनएस वागीर को कई मुश्किल परीक्षण से गुजरना पड़ा। समंदर में इसका सामना तूफानी लहरों से हुआ, गहराई में पूरी रफ्तार से घूमने की इसकी क्षमता परखी गई, युद्ध जैसे हालात में हमला करने की इसकी काबिलियत जांची गई। सभी सख्त पैमानों पर खरा उतरने के बाद ही इस सबमरीन को नौसेना में शामिल किया गया है। इस पनडुब्बी को मझगांव डॉक्स शिपयार्ड में बनाया गया है। सबमरीन का डिजाइन भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। आईएनएस वागीर आधुनिक नेविगेशन और ट्रैकिंग तकनीक से लैस है। ये समंदर में बारूदी सुरंग बिछाने में सक्षम है। एंटी सबमरीन वारफेयर में इसका कोई मुकाबला नहीं। निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने में भी ये सक्षम है। इसमें 533 mm के 6 टॉर्पीडो ट्यूब हैं। इनमें 18 टॉर्पीडो मिसाइल लोड की जा सकती है। आईएनएस वागीर एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है। ये पनडुब्बी लंबे समय तक समंदर में रहकर कई मुश्किल मिशन को एक साथ पूरा कर सकती है और इसकी ये खूबी वागीर को बेहद खास बना देती है। हिंदुस्तान को महफूज रखने में नौसेना बेहद अहम किरदार निभाती है। भारत 3 तरफ से समंदर से घिरा है, लिहाजा दुश्मन के हमले का खतरा भी 3 तरफ से होता है। ऐसे में नौसेना अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में अपने ताकतवर लड़ाकों को तैनात रखती है। आईएनएस वागीर के नौसेना में शामिल होने से समंदर में हिंदुस्तान का ये सुरक्षा घेरा और मजबूत हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। समुद्र में किसी भी देश की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है पनडुब्बी। पानी की सतह से कई मीटर नीचे ये खामोशी से दुश्मन पर नजर भी रख सकती है और वार भी कर सकती है। यही वजह है कि भारत एक लंबे समय से अपने सबमरीन प्रोग्राम को मजबूत करने में जुटा है। स्कॉर्पियन क्लासेस की 6 पनडुब्बियों पर हमने काफी पहले काम शुरू कर दिया था। वागीर सबमरीन के उसी परिवार की सदस्य है। आइए जानते हैं कि आखिर स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन होती क्या है और भारत इनके जरिए अपने समुद्री बेड़े को किस तरह मजबूत बना रहा है। एक बात अक्सर कही जाती है कि जो समंदर पर राज करेगा वही दुनिया पर राज करेगा, लेकिन आज के समय में उसके मायने बहुत ज्यादा अच्छे या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा उसके मायने समझे जा सकते हैं, क्योंकि किसी भी देश के पास अगर नेवल पावर उसकी मजबूत है तो वो ना सिर्फ अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा कर सकता है बल्कि अपने आर्थिक हितों को भी और ज्यादा मजबूत कर सकता है। और यही वजह है कि आने वाले वक्त में या इसी वक्त से लगातार हर मुल्क इसी पर सबसे ज्यादा काम कर रहा है।
भारत के बेड़े में एक नई सबमरीन, 5th स्कॉर्पियन सबमरीन भी जुड़ गई है, जिसका नाम है आईएनएस वगीर। जी हां, आईएनएस वगीर के बारे में अगर बात करें तो ये वो स्कॉर्पियन सबमरीन है जो फ्रांस के साथ मिलकर भारत ने बनाई है। ये भारत में ही मुंबई के डॉकयार्ड में बनाई गई है। लेकिन सबसे खास बात ये कि इस सबमरीन के आ जाने के बाद भारत की नेवल, यानी आप कह सकते हैं कि नौसेना की क्षमताओं में और शक्ति में और ज्यादा मजबूती मिलने जा रही है। इसके अंदर करीबन 35 से 40 के करीब जो है वो जो सेलर्स हैं या फिर जो इसके इस पूरी सबमरीन में लोग रह सकते हैं। इसके अलावा सबसे खास बात ये कि ये सबमरीन हालांकि कन्वेंशनल यानी डीजल और इलेक्ट्रिक से चल सकती है, लेकिन भारत आने वाले वक्त में ऐसे भी सबमरीन्स पे काम कर रहा है जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हो, यानी जिनको रुकने की या फिर सतह पे आने की जरूरत ना पड़े। दरअसल सीमाओं की या फिर समुद्री सीमाओं की रक्षा दो तरीके से की जाती है। पहली, आप समुद्र के ऊपर यानी सतह पे, और दूसरा समुद्र के अंदर, और सबमरीन उसी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। आने वाले वक्त में भारत के पास हालांकि अभी 15 से 16 सबमरीन्स हैं, लेकिन ये नंबर्स और ज्यादा बढ़ सकते हैं क्योंकि भारत बहुत तेजी से अपनी समुद्री क्षमता या फिर आप कह सकते हैं शक्ति को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। अभी हालांकि सबमरीन के आ जाने के बाद दूसरी यानी 6th स्कॉर्पियन सबमरीन भी अगले साल 2023 तक भारत के पास आ जाएगी, लेकिन माना यही जा रहा है कि भारत अब कन्वेंशनल सबमरीन के साथ साथ न्यूक्लियर सबमरीन्स पर भी काम कर रहा है। भारत के पास कन्वेंशनल सबमरीन के साथ साथ आपका बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भी मौजूद है और क्रूज मिसाइल सबमरीन के साथ साथ ऐसी कई सबमरीन हैं जिन पर अभी भी ऐसे ही काम किए जा रहे हैं। हालांकि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की जो नेवल पावर है यानी उसकी जो शक्ति है वो पिछले कई दशकों से किस तरीके से बदली है, किस तरीके से बढ़ी है, और अभी इसी बात को लेकर आगे माना जा रहा है कि इस सबमरीन के साथ साथ कई ऐसी और सबमरीन है जो जल्द ही भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो सकती है। भले ही आईएनएस वागीर पनडुब्बी नौसेना को आज मिली है, लेकिन इसके निर्माण की कहानी 25 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत की इन शक्तिशाली पनडुब्बियों के निर्माण की राह खोली गई थी। आइए आपको बताते हैं कि प्रोजेक्ट 75 क्या है और कैसे इस प्रोजेक्ट के तहत भारत अपनी शक्ति और सामर्थ्य को लगातार बढ़ाता चला गया। पहले आईएनएस कलवरी, फिर आईएनएस खंडेरी, फिर आईएनएस करांच, फिर आईएनएस वेला, फिर वागशीर का लॉन्च, और अब नौसेना को मिली वागीर। भारतीय नौसेना की ताकत को और बढ़ाने के लिए आज प्रोजेक्ट 75 का 5वां सिपह सालार सागर की लहरों में उतारने के लिए नेवी के हवाले कर दिया गया। आज जिस प्रोजेक्ट 75 की 5वीं सबमरीन के रूप में नौसेना को वागीर मिली है, उस प्रोजेक्ट 75 का इतिहास 25 साल पुराना है। शक्ति के साथ भारतीय नौसेना का सामर्थ्य बढ़ाने के इरादे से 1997 के अप्रैल महीने में प्रोजेक्ट 75 का कॉन्सेप्ट तैयार किया गया था। उस समय इंद्र कुमार गुजराल देश के प्रधानमंत्री थे। उस दौर की सरकार ने इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 30 सालों में 25 पनडुब्बियों के निर्माण की योजना तैयार की थी, जिसमें भारत को 18 पारंपरिक पनडुब्बियां और 6 परमाणु संचालित पनडुब्बियों का निर्माण करना था। उसी प्रोजेक्ट के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए भारत और फ्रांस ने 2005 में स्कॉर्पियन कैटेगरी की 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए $3.75 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया। भारत की ओर से मझगांव डॉक्स लिमिटेड, फ्रांस की ओर से डीसीएनएस कंपनी को मिलकर इन पनडुब्बियों का निर्माण करना था। दरअसल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स को दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सक्षम पनडुब्बियों में गिना जाता है। दुनिया भर की ताकतवर नौसेनाएं इन पनडुब्बियों का इस्तेमाल करती हैं। इसी को देखते हुए भारत ने अपनी जमीन पर इन पनडुब्बियों के निर्माण की शुरुआत की। गुजरते सालों के साथ तकनीक उन्नत होती गई और प्रोजेक्ट 75 की स्कॉर्पियन सबमरीन एक एक करके सेना को मिलती चली गई।
प्रोजेक्ट के तहत अब तक 4 मॉडर्न पनडुब्बियों को नेवी में कमीशन किया जा चुका है। इस सीरीज की पहली पनडुब्बी आईएनएस कलवरी थी, जिसे 27 अक्टूबर 2015 को लॉन्च किया गया और 14 दिसंबर 2017 को आईएनएस कलवरी सेना में कमीशन कर दी गई। सीरीज की अगली पनडुब्बी थी आईएनएस खंडेरी, जिसे 12 जनवरी 2017 को लॉन्च करके तमाम समुद्री परीक्षणों के बाद 28 सितंबर 2019 को नौसेना के बेड़े का हिस्सा बना लिया गया। P-75 प्रोजेक्ट की अगली सबमरीन थी आईएनएस करंज। आईएनएस करंज को 31 जनवरी 2018 को लॉन्च किया गया और परीक्षण के बाद 10 मार्च 2021 को नौसेना में शामिल कर लिया गया। इसके बाद बारी आई आईएनएस वेला की। आईएनएस वेला को 6 मई 2019 को लॉन्च करके 25 नवंबर 2021 को नौसेना में कमीशन कर दिया गया। 12 नवंबर 2020 को इस सीरीज की 5वीं पनडुब्बी वागीर को लॉन्च कर दिया गया था। समुद्री परीक्षण के बाद 20 दिसंबर 2022 को वागीर नौसेना के हवाले कर दी गई। अब जल्द ही इसे नौसेना में कमीशन कर दिया जाएगा। इसके अलावा इसी साल 20 अप्रैल को कलवरी सीरीज की आखिरी पनडुब्बी आईएनएस वागशीर के सी ट्रायल की भी शुरुआत हो चुकी है। वागशीर भी जल्द ही अपने ट्रायल पूरे करके नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगी। दरअसल पनडुब्बियों की ये नई खेप भारत के लिए बेहद खास है। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और समुद्र में बढ़ती चीन की चुनौती को देखते हुए इन बाहुबली पनडुब्बियों का आना और भी अहम हो जाता है। मेड इन इंडिया सबमरीन्स के इस शक्तिशाली बेड़े के शामिल होने से हमारी नौसेना को नई ताकत मिलेगी और शत्रु को अपनी हद में रहने का संदेश। माना जाता है कि पाकिस्तान के पास 10 पनडुब्बियां हैं, जिनमें से 5 फ्रांसीसी मूल के ऑगस्टा 90 बी क्लास की पारंपरिक पनडुब्बी है। पाक इन्हें खालिद क्लास पनडुब्बी कहता है और फिलहाल ये फुली ऑपरेशनल है, जबकि दूसरी तरफ चीन के पास 6 परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं, जो परमाणु मिसाइलों से लैस हैं। इनके अलावा चीन के पास करीब 40 हमलावर पनडुब्बियां भी हैं। बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जो होती है वो हमारे पास भी है, आप जानते हैं अरिहंत है हमारे पास। बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन और पाकिस्तान के पास नहीं है, चीन के पास है, पाकिस्तान के पास नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन एक स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म होता है, वो रोजमर्रा की लड़ाई में नहीं भाग लेगा, वो ओवरऑल स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए होता है। उसके अलावा चीन के पास काफी सब पनडुब्बियां हैं, पर चीन की कंस्ट्रेंट ये है कि चीन से इंडियन ओशन में आने के लिए उन पनडुब्बियों को काफी लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है और एक बार इंडियन ओशन में आ जाएं फिर उनको यहां सपोर्ट करना उनको प्रॉब्लम है। इसलिए आप चीन अपनी इतनी पनडुब्बियां यहां भेजता नहीं, खाली न्यूक्लियर सबमरीन भेजता है, नॉर्मल सबमरीन नहीं भेजता है। पाकिस्तान के पास अभी तक 3 सबमरीन थी, 5 सीट 2 पुरानी हो गई, 3 बची, 3 वो भी फ्रेंच डिजाइन है, पर अब चीन उनको 8 नई सबमरीन देने वाला है। ऐसे में इन पनडुब्बियों ने निश्चित तौर पर भारतीय नौसेना की शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया है। स्कॉर्पियन क्लास की सभी पनडुब्बियों की कमीशनिंग के बाद भारत की नौसेना को अभूतपूर्व ताकत मिल जाएगी। समंदर की सीमा की रक्षा में सागर के ये प्रहरी बेहद अहम साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिंदुस्तान जल, थल और नभ में सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह रच रहा है जिसे तोड़ने का दुस्साहस करने से पहले कोई भी शत्रु 1000 बार सोचेगा। एक तरफ सागर में शक्ति का विस्तार है तो सुदूर उत्तर पूर्व में शत्रु के लिए साक्षात प्रलय तैयार है। दरअसल तवांग में चीन से टकराव के बाद भारतीय सेना लगातार एलएसी पर खुद को मजबूत करने में जुटी है। इसी की तहत इंडियन आर्मी चीन से जुड़ी सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती करने की तैयारी में है। Now, 1, 2, 3, 4, भारतीय सेना अब चीन से सटी सीमाओं पर और मजबूत कवच तैयार कर रही है। रक्षा सूत्रों की माने तो जल्द ही प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल सीमा पर भारतीय सेना का अहम हथियार होगी। खबर है कि भारत चीन सीमा पर इस मिसाइल की तैनाती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगले हफ्ते रक्षा मंत्रालय से इस प्रपोजल को हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल की रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। ठोस ईंधन पर आधारित इस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को डीआरडीओ ने डेवलप किया है। पिछले साल दिसंबर में लगातार 2 दिन में 2 बार प्रलय का सफल ट्रायल किया गया है।
तभी से सेना इसे अपने बेड़े में शामिल करने की योजना पर काम कर रही थी और अब इसके अधिग्रहण की तैयारी लगभग अंतिम चरण में है। चीन जैसे शातिर पड़ोसी से अपनी सीमाओं की हिफाजत के लिए भारत लगातार LAC पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटा है। दिवंगत CDS जनरल विपिन रावत चीन सीमा पर एक रॉकेट फोर्स तैयार करना चाहते थे। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार ने हाल ही में इसका खुलासा भी किया था। दरअसल चाहे प्रोजेक्ट जोरावर हो या प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का अधिग्रहण, ये सभी कदम इसी कवायद का हिस्सा है ताकि चीन से जुड़े बॉर्डर पर भारत एक रॉकेट फोर्स तैयार कर सके। LAC की चुनौतियों को देखते हुए ये प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल भारत की जरूरत है। इसकी खूबियों पर गौर करें तो ये चीन के खिलाफ बेहद माकूल हथियार साबित हो सकती है, क्योंकि प्रलय मिसाइल चीन की किसी भी गुस्ताखी का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। खास बात यह है कि इसके हमले का कोई तोड़ नहीं। इंटरसेप्टर मिसाइल भी इसके अटैक को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये मिसाइल हवा में उड़ने के बाद भी खुद ही अपना रास्ता बदलने में सक्षम है। इतना ही नहीं, इसे मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। जहां तक जोश और हौसले की बात है तो इस मामले में भारतीय जवानों के जीवट का कोई सानी नहीं। अब तकनीक और सैन्य ताकत के मामले में भी भारतीय सेना बेजोड़ रुतबा हासिल करने जा रही है। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल GNT स्पेशल में सिर्फ इतना ही, लेकिन आप GNT पर बने रहिए क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।